अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिज़नेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद। आपकी खिदमत में हाजिर हुए नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कीमत लचक। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो तलब की लचक की है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंज। किसी भी शय की कीमत में तब्दीली के नतीजे में इसके तलब की मिकदार में होने वाली तब्दीली की शरह को तलब की कीमत लचक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी शय की तलब उसकी कीमत में तब्दीली की वजह से तब्दील होगी तो हम उसको तलब की कीमत लचक कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम तीन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। तीन तरह के हमारे पास तलब की कीमत लचक की पैमाइश करने के। पहला तरीका हमारे पास है टोटल आउटले मेथड। इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, कुल खर्च का तरीका उर्दू में, और मजमूई अखराजात का तरीका। दूसरा तरीका है परसेंटेज मेथड, फ़ीसद का तरीका। इसको फार्मूला मेथड भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारे पास है ज्योमेट्रिकल मेथड, उर्दू में ज्योमेट्री का तरीका, या इसको ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है अक्सर। टोटल आउटले मेथड को अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं इसको, और उर्दू में मजमूई अखराजात का तरीका भी बोलते हैं। This method is developed by Professor Marshall. According to this method, elasticity of demand can be measured by comparing total expenditure on a commodity before and after the price change. ये तरीका प्रोफेसर मार्शल ने बताया है। उस तरीके के मुताबिक हम सारिफ़ के अखराजात का मवाजना करते हैं कि किसी भी शे की डिमांड तब्दील होने से पहले सारिफ़ के अखराजात उस शे पर कितने थे, और किसी भी चीज़ की डिमांड तब्दील होने के बाद सारिफ़ के अखराजात उस शे पर कितने हैं। तो ये तीन हमारे पास रिज़ल्ट आ सकते हैं जब हम अखराजात का मवाजना करेंगे। नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़, या तो सारिफ़ के अखराजात पहले से बढ़ जाएंगे। नंबर 2 टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़, या तो सारिफ़ के अखराजात पहले से कम हो जाएंगे। और नंबर 3 टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, यानी सारिफ़ के अखराजात पर कोई भी तब्दीली नहीं होगी। इस तरीके में हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम सारिफ़ के अखराजात का मवाजना करते हैं कि किसी भी शे की डिमांड तब्दील होने से पहले सारिफ़ उस शे पर कितने अखराजात कर रहा था, और डिमांड तब्दील होने के बाद सारिफ़ उस शे पर कितने अखराजात कर रहा है। इन्हीं तीनों पॉसिबल रिजल्ट्स की बेसिस पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के रिज़ल्ट्स अखज़ करते हैं, जो कि तीन तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 ग्रेटर देन यूनिटी, नंबर 2 लेस देन यूनिटी, नंबर 3 इक्वल टू यूनिटी। उर्दू में इकाई से ज़्यादा तलब की लचक, इकाई से कम तलब की लचक, और इकाई के बराबर तलब की लचक। पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। When total expenditure increases with fall in price and decreases with rise in price, the value of price elasticity of demand will be greater than unity. जब कुल अखराजात में इजाफा हो जाए कीमत में कमी के साथ, और कुल अखराजात कम हो जाए कीमत में इजाफे के साथ, तो हम इसको इकाई से ज़्यादा तलब की लचक कहते हैं, या ग्रेटर देन यूनिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी भी शे की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। मगर डिमांड में इतना इजाफा हो जाए कि सारिफ़ के अखराजात भी पहले के मुकाबले में बढ़ जाएं, तो इसको हम बोलते हैं इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। और जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, मगर डिमांड इतनी कम हो जाए कि सारिफ़ के अखराजात भी पहले के मुकाबले में कम हो जाएं, तो इसको हम इकाई से ज़्यादा तलब की लचक कहते हैं। शेड्यूल की मदद से भी हम इसको देख लेते हैं। प्राइस 6 रुपये थी, डिमांड 5 थी, तो सारिफ़ के कुल अखराजात 30 थे। प्राइस बढ़ गई, 6 से बढ़ के 4 हुई, प्राइस 6 से कम हो के 4 हो गई, डिमांड 5 से बढ़ के 9 हो गई। अब सारिफ़ के कुल अखराजात 36 हो गए, तो हम देख सकते हैं कि सारिफ़ के कुल अखराजात में इजाफा हो गया, तो ये कहलाएगी इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। अगर इसी शेड्यूल को हम रिवर्स में देखें, हम सपोज़ कर लें कि पहले प्राइस 4 थी, डिमांड 9 थी, तो कुल अखराजात 36 थे, मगर प्राइस बढ़ के 6 हुई, डिमांड कम हो गए 5 हो गई। अब सारिफ़ के कुल अखराजात 30 हो गए, तो डिमांड में इतनी कमी हो गई कि सारिफ़ के अखराजात पहले के मुकाबले में कम हो गए। ये भी इकाई से ज़्यादा तलब की लचक कहलाती है। इसका ग्राफ किस तरह बनता है? इसके ग्राफ में जो डिमांड कर्व होता है वो उसका स्लोप थोड़ा कम होता है, कम स्लोप में बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जब हम इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो हमें प्राइस का डिफरेंस कम नज़र आएगा और डिमांड का डिफरेंस ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, पहला पॉइंट प्राइस 6 डिमांड 5, और दूसरा पॉइंट प्राइस 4 और डिमांड 6। हम देख सकते हैं प्राइस में कमी कम है और डिमांड में इजाफा ज़्यादा है। और रिवर्स में देखें तो प्राइस में इजाफा कम है, डिमांड में कमी ज़्यादा है। ये कहलाती है इकाई से ज़्यादा तलब की लचक। देन यूनिटी, इकाई से कम तलब की लचक। When total expenditure decreases with fall in price and increases with rise in price, the value of price elasticity of demand will be less than unity. जब भी कुल अखराजात कीमत में कमी के साथ कम हो जाएं और कीमत में इजाफे के साथ बढ़ जाएं, तो हम इसको इकाई से इकाई से कम तलब की लचक कहते हैं, या लेस देन यूनिटी कहते हैं। इसको हम शेड्यूल की मदद से देख लेते हैं। किसी भी शे की प्राइस 6 रुपये थी, तो डिमांड उसकी 5 थी, कुल अखराजात 30 थे। जैसे ही प्राइस 6 से कम हो के 4 हुई,
उसकी डिमांड 5 से बढ़ के 7 हो गई, कुल अखराजात 28 हो गए। अब इसमें प्राइस में कमी के साथ डिमांड में इजाफा तो हुआ, मगर कुल अखराजात पहले के मुकाबले में कम हो गए। तो ये कहलाती है इकाई से कम तलब की लचक। सारिफ ने ज़्यादा अशिया परचेज़ तो की, मगर इस तरह परचेज़ की कि उसके कुल अखराजात कम हो जाएं पहले से। इसी शेड्यूल को रिवर्स में देख लें तो प्राइस 4 रुपये है, डिमांड 7 है, कुल अखराजात 28 हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ के 6 हुई, डिमांड कम हो के 7 हो गई, कुल अखराजात 30 हो गए। अब डिमांड कम हुई प्राइस बढ़ने के साथ, मगर कुल अखराजात पहले के मुकाबले में बढ़ गए। तो प्राइस में इजाफे के साथ कुल अखराजात में इजाफा हो रहा है और प्राइस में कमी के साथ कुल अखराजात में कमी हो रही है। तो ये कहलाती है इकाई से कम तलब की लचक या लेस देन यूनिटी। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। इसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो इस तरह ड्रॉ होता है कि उसमें जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्लोप में ड्रॉ होता है इस तरह से। जब भी हम इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि प्राइस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, उसके नतीजे में जो डिमांड में डिफरेंस है वो कम है। ये देखें, प्राइस में कमी ज़्यादा है, डिमांड में इजाफा कम है। यहाँ प्राइस में इजाफा ज़्यादा है, डिमांड में कमी कम है। तीसरा हमारे पास है इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर तलब की लचक। When total expenditure remains unchanged in response to change in price, the value of price elasticity of demand will be equal to unity। जब भी कीमत में तब्दीली के साथ सारिफ के कुल अखराजात में कोई भी तब्दीली ना हो तो उसका हम बोलते हैं इकाई के बराबर तलब की लचक। शेड्यूल में देख लेते हैं। प्राइस 6 रुपये है, डिमांड भी 6 है। प्राइस 6 से कम हो के 4 हुई, डिमांड 6 से बढ़ के 9 हो गई, मगर सारिफ के जो अखराजात थे वो पहले भी 36 थे और बाद में भी 36 है, मतलब सारिफ के अखराजात में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। तो ये कहलाती है इकाई के बराबर तलब की लचक इक्वल टू यूनिटी। इसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो भी इस तरह से ड्रॉ होगा कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो इस तरीके से होगा कि जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो प्राइस और डिमांड का डिफरेंस सेम नज़र आएगा। हम देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस में जितना इजाफा डिमांड में हुआ है उतनी कमी प्राइस में है, और जितनी कमी डिमांड में हुई है उतनी इजाफा प्राइस में भी हुआ है। लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका है फीसद का तरीका, परसेंटेज मेथड, इसको हम फार्मूला मेथड भी कहते हैं। अंडर दिस अप्रोच प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें हम फार्मूले की मदद से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम परसेंटेज चेंज किस तरह निकालेंगे दोनों का, डिमांड का और प्राइस का, उसके लिए फार्मूला है क्वांटिटी डिमांड के लिए चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जो भी चेंज आए डिमांड के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे जो चेंज आने से पहले डिमांड थी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। यहाँ क्यों डिमांड को डिनोट कर रहे हैं। प्राइस के लिए भी ये फार्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी प्राइस में जो चेंज आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे पहले वाली प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा प्राइस का। अब हम एग्जाम्पल की मदद से इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास शेड्यूल है एक, हम देख सकते हैं प्राइस 8 थी, डिमांड 2 थी। प्राइस 8 से कम हो के 6 हो गई, डिमांड 2 से बढ़ के 6 हो गई। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम देख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला था। अब इस पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 6 माइनस 2, चेंज होने के बाद डिमांड 6 हो गई है और पहले डिमांड 2 थी, डिवाइडेड बाय पहले वाली डिमांड जो पहले थी 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 200%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में आया वो आया 200%। इस तरह हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस में निकाल लेंगे कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया है। तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देख सकते हैं प्राइस 8 से कम होकर 6 हुई है, तो 8 माइनस 6 प्राइस में जो फ़र्क आया है 2 रुपये का आया है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25%। तो हमारे पास जो प्राइस का चेंज आया है वो आया है 25%। अब हम इसको मेन फार्मूले में पुट कर देंगे। जो हमारे पास फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे पास 200% डिवाइडेड बाय 25%, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि जो
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर्स में आती है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये फ्री ऑफ यूनिट होती है। तलब की कीमत लचक की पैमाइश का तीसरा तरीका है ज्योमेट्री का तरीका, ज्योमेट्रिकल मेथड। Geometrical method is used to measure the elasticity at point on the demand curve. There are two methods of measure the elasticity of demand. ज्योमेट्री का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना हो। उसको मेजर करने के दो तरीके हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की कुर्सी लचक का तरीका और तलब की नुक्ती लचक का तरीका। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोसी लचक का तरीका। When the changes in price and quantity demanded are noticeable, then the arc elasticity method is used to measure the elasticity of demand. जब भी किसी भी शे की कीमत और तलब में तब्दीली इतनी ज़्यादा हो कि डिमांड कर्व के ऊपर दो अलग पॉइंट नुमाया हो जाएं, तो हम उसकी मेजरमेंट के लिए कोसी लचक का तरीका इस्तेमाल करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम इस शेड्यूल में देख सकते हैं कि ए और बी ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं डिमांड कर्व के ऊपर, तो ये इतने ज़्यादा दूर फासले के ऊपर हैं कि अलग अलग वादे तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो हम इसकी इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए कोसी लचक का तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल सेम है, परसेंटेज मेथड वाला। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। दूसरा तरीका हमारे पास है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नुक्ती लचक का तरीका। When 2 points are so close due to a very small change in price and quantity demand that they seems at same point, then point elasticity method is used to calculate elasticity of demand. जब भी किसी शे की कीमत और तलब में तब्दीली इतनी कम हो कि डिमांड कर्व के ऊपर वो वाजे ना हो, बल्कि ऐसा लगे कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर वाक़ हैं और उनमें डिफरेंस नज़र ना आए, तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तरीका इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के लिए, नुक्ती लचक का तरीका। इसमें हम देख सकते हैं ग्राफ में, इसको मेजर करने के लिए हम डिमांड कर्व के सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं ई। इस पॉइंट के ऊपर जो भी नुक्ता होगा उसको हम बोलेंगे इकाई के बराबर तलब की लचक इक्वल टू यूनिटी, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे उसको हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटी, और इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटी। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।